20वीं सदी की दो महत्वपूर्ण घटनाएं करीब करीब एक ही समय पर घटित हो रही थी। पहली घटना वर्ष 1947 की है। ब्रिटिश कॉलोनियल से भारत आजाद हो चुका था, जबकि इसके करीब 2 साल बाद 1949 में माओ की साम्यवादी क्रांति चीन में सफल हो गई। अब दोनों देश अपना अपना मुस्तकिल लिखने के लिए खुद मुख्तार हो चुके थे। आजाद होते ही भारत ने डेमोक्रेसी की राह पकड़ ली, दूसरी ओर चीन साम्यवाद के पथ पर अग्रसर हो गया। मंजिल की ओर बढ़ते हुए करीब करीब 4 दशक बीत चुका था, यानी 80 का दशक अब शुरू होने वाला था। उन दिनों भारत और चीन का ग्रोथ रेट लगभग लगभग एक समान ही था। चीन में प्रति व्यक्ति आय $250 हुआ करती थी, इधर भारत में भी प्रति व्यक्ति आय करीब करीब इतना ही था, यानी $250। वर्ष 2005 आते आते चीन में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $1740 हो गया, जबकि इसी कालखंड में भारत में यह $720 तक ही पहुंच सका। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आर्थिक इंडेक्स में भारत चीन से पिछड़ गया? सवाल उठता है कि 80 के दशक में भारत में ऐसा क्या हुआ? भारत चीन से कैसे पीछे छूट गया? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। जानकारी बड़ा ही दिलचस्प है, आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक करेंगे तो इससे हौसला बढ़ेगा। यदि अभी तक आपने केकेएन लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। वह 1980 का दशक था। भारत की राजनीति में अस्थिरता और उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका था। 80 का दशक आते आते भारत में वोट बैंक का कॉन्सेप्ट दस्तक देने लगा था। इस बीच 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। देश में भारी उथल पुथल मच गई, दंगा शुरू हो गया। इससे पहले खालिस्तान आंदोलन से पंजाब पूरी तरीके से झुलस चुका था। असम उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में था। श्रीलंका में तमिल एलम आंदोलन की तपिश तमिलनाडु तक पहुंचने लगी थी। तमिलनाडु में असंतोष बढ़ने लगा था। इस बीच वर्ष 1987 में दो बड़ी घटनाएं हो जाती है। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने तमिलनाडु में बढ़ते असंतोष को दबाने के लिए श्रीलंका में भारत का शांति सेना भेज दिया। इससे स्थिति और जटिल हो गई। दूसरी ओर उसी वर्ष यानी 1987 में ही भारत की राजनीति में बफोर्स घोटाले का शोर उठने लगा था। बफोर्स ने भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। आगे चलकर इसका बहुत गहरा असर हुआ। राजीव गांधी चुनाव हार गए। बाद में एक चुनावी सभा के दौरान उनकी हत्या हो गई। इससे पहले बीपी सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की कमजोर सरकार बीच में ही गिर चुकी थी। प्रधानमंत्री बीपी सिंह का अधिकांश कार्यकाल आपसी खींचतान में उलझ कर रह गया। देश के ठोस आर्थिक विकास पर उन दिनों किसी का ध्यान गया ही नहीं। मतलब उन दिनों भारत की जनता लॉलीपॉप चाटने में लगी थी और रहनुमा कुर्सी कुर्सी खेल रहे थे। दूसरी ओर चीन था। स्थिर और मजबूत सरकार थी। वोट बैंक का कोई खतरा नहीं था। नतीजा 1978 में चीन ने आर्थिक विकास के लिए कड़ा और कठोर निर्णय लेने शुरू कर दिए। राष्ट्रपति सियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक सुधार की राह पकड़ ली। कम्युनिस्ट कंट्री होने के बाद भी 1978 में चीन ने आर्थिक सुधार के तहत आर्थिक खुलेपन को देश के लिए स्वीकार कर लिया। चीन में इसको रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी का नाम दिया गया। इस पॉलिसी के लागू होते ही विदेशी निवेश के लिए चीन ने अपना दरवाजा खोल दिया। कम्युनिस्ट चीन ने जमीन का मालिकाना हक फिर से किसानों को वापस कर दिया। इसे एग्रीकल्चर सेक्टर में उछाल आने शुरू हो गए। चीन ने इंडस्ट्री डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया। नतीजा चीन में तेजी से विदेशी निवेश आने लगा, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और चीन आर्थिक विकास की राह पर निकल पड़ा। इधर भारत में लाइसेंस राज की व्यवस्था थी। व्यवसाय या औद्योगिक परियोजना की स्वीकृति लेना यहां बहुत ही जटिल था। इसका असर यह हुआ कि विदेशी निवेशक भारत की जगह अब चीन में निवेश करने लगे।
दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में सुधार की जगह भारत की सरकार ने सब्सिडी देने की नीति लागू कर दिया। इसी कृषि सेक्टर को बहुत नुकसान हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आजादी के समय देश के जीडीपी में करीब करीब 55% का हिस्सेदारी रखने वाला कृषि सेक्टर 2010 आते आते 10% या इसके नीचे तक लुढ़क गया। आजादी के समय भारत की जीडीपी में करीब करीब 50% योगदान रखने वाला कृषि सेक्टर आजाद भारत के 7 दशक में लुढ़क कर 10 या 15% के आसपास पहुंच जाना चौंका देता है। हालांकि हालिया वर्षों में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। हम बता चुके हैं कि वर्ष 1978 में चीन में आर्थिक सुधार शुरू हो चुका था। इसका असर यह हुआ कि चीन का कृषि सेक्टर, उद्योग सेक्टर और सेवा क्षेत्र में तेजी से बदलाव आने शुरू हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो किसानों से उसका जमीन छीनकर चीन में सामूहिक खेती की प्रथा शुरू कर दी गई थी। इसको कम्युनिस्ट कल्चर कहा गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां आज भी इस पॉलिसी का पुरजोर बखान करती है, जबकि चीन को इस पॉलिसी से उन दिनों बहुत नुकसान हो गया। नतीजा यह हुआ कि 1970 आते आते चीन के जीडीपी में कृषि का योगदान घटकर 35% तक लुढ़क गया। हालांकि चीन के हुक्मरानों को समय रहते यह बात समझ में आ गई। इसके बाद चीन ने 1978 में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक फिर से बहाल कर दिया। सोचिए, एक कम्युनिस्ट देश अपने ही मूल सिद्धांत को तिलांजलि देकर जमीन का मालिकाना हक किसानों को लौटा रहा था। चीन में इसको हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम कहा गया। इतना ही नहीं बल्कि चीन ने कृषि उत्पाद को सीधे बाजार से जोड़ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन का एग्रीकल्चर सेक्टर अब मुनाफे में आ गया। आलम यह हो गया कि चीन के सर्विस सेक्टर में काम करने वालों की तुलना में कृषि सेक्टर में काम करने वालों की आर्थिक अवस्था अब पहले से बेहतर होने लगी। दूसरी ओर सब्सिडी पर आधारित भारत का कृषि सेक्टर घाटे में चला गया और इस सेक्टर से जुड़े लोगों की आर्थिक अवस्था बद से बदतर होती चली गई। गौर करने वाली बात यह है कि कम्युनिस्ट देश होने के बाद भी चीन ने 1978 में ही आर्थिक सुधार की राह पकड़ ली, जबकि 13 साल बाद वर्ष 1991 में भारत को यह बात समझ में आई। 1991 से भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत होती है। हालांकि इस 13 वर्षों में चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका था। इस अवधि में कम्युनिस्ट देश चीन ने औद्योगिक विकास और निजीकरण को बढ़ावा दिया और दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ चला। गौर करने वाली बात यह है कि कम्युनिस्ट देश चीन में उद्योगपतियों को सम्मान की नजर से देखा जाता है, जबकि भारत की राजनीति में उद्योगपतियों को कटघरे में खड़ा करना और उसको खलनायक की तरह प्रस्तुत करना यहां फैशन माना जाता है। भारत की राजनीति में हालिया वर्षों में इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। गरीबों का हितैषी होने का दंभ भरने वाली राजनीतिक पार्टियां बेवजह देश के उद्योगपतियों को कटघरे में खड़ा करके वाहवाही बटोर लेती है। निजीकरण को गरीब विरोधी बता दिया जाता है। दूसरी ओर कम्युनिस्ट देश चीन इसी राह पर चलकर आज आर्थिक महाशक्ति बनने के कगार पर है। कहते हैं कि दुनिया की दो बड़ी आबादी वाला दो देश चीन और भारत एक साथ युद्ध और गुलामी का दौर सहन करके करीब करीब एक साथ आजाद हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ, जबकि 2 साल बाद 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हो गई। दोनों देश कृषि प्रधान देश की श्रेणी में था। दोनों ने शून्य से अपने अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। शुरुआत के कुछ वर्षों तक दोनों का आर्थिक इंडेक्स लगभग एक समान ही था, लेकिन 1978 आते आते चीन ने जो रास्ता अख्तियार किया वह चीन के लिए आगे चलकर वरदान साबित होने लगा, जबकि यहीं पर भारत पिछड़ गया। करीब 13 वर्षों बाद 1991 में भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत होती है। हालांकि यहां भी भारत ने चीन से सबक नहीं लिया। आर्थिक सुधार के बाद चीन ने मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और वैश्विक ढांचे के निर्माण पर जोर दिया था, जबकि भारत ने आर्थिक सुधार के नाम पर
सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। नतीजा, चीन दुनिया का कारखाना बन गया, जबकि भारत दुनिया का बैंक ऑफिस बनने की कोशिश में आज भी लगा हुआ है। हालिया वर्षों में भारत की सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने पर काम शुरू कर दिया है। सप्लाई चेन को भी ठीक किया जा रहा है। यदि इस काम में भारत सफल हुआ तो स्वाभाविक तौर पर वैश्विक ढांचे का निर्माण होगा और निश्चित रूप से इसका लाभ भारत को मिलेगा। हालांकि आज भी भारत की घरेलू राजनीति इस दिशा में बहुत बड़ा बाधक है। वोट बैंक की राजनीति और सत्ता के लिए मुफ्तखोरी की ताबड़तोड़ घोषणाओं के बीच भारत आर्थिक महाशक्ति बन पाएगा, यह बड़ा सवाल है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे भी बताइए। मुझे आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।